Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Pallavi Kaushal here. I hope you all are doing really well. और आज की वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि मैंने अपना इंटरव्यू कैसे क्रैक किया इंडिगो के साथ में, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या चीज़ें हमें ड्यूरिंग द इंटरव्यू अवॉइड करनी चाहिए, हमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू हमें याद रखना है जिससे एचआर को लगता है यस यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर बी अ कैबिन क्रू, कि आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हो, आपको सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, क्या ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि हमें ड्यूरिंग द इंटरव्यू अप्लाई करनी चाहिए और क्या छोटे छोटे ही मिस्टेक्स हैं जो हमें ड्यूरिंग द इंटरव्यू बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, सो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, किस टाइप के क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और मुझसे ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दी प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए पीएचडी पे, कि हमें अभी क्या हो रहा है पीएचडी कि वो अभी पेड हो रही है, सो शुड वी ज्वाइन पीएचडी क्लास और नॉट, कि ये कैसी होती है, कितना ज़्यादा अभी अमाउंट लग रहा है, तो हमें ये क्लासेस अटेंड करनी चाहिए या नहीं। कई कैंडिडेट हैं जिन्होंने मुझे इंस्टा पे भी यहाँ पे मैसेज किया हुआ है, यूट्यूब पे भी किया हुआ है। ठीक है, सो ऑन इट लाइक आई वुड रियली लव टू शेयर माई एक्सपीरियंस और मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगी कि आपको भी यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने खुद की इंटरव्यू एक्सपीरियंस की मैं बात करती हूँ। जैसे वो उस दिन मैं बहुत ही काम थी और मेरा ये था कि हाँ जैसे हमेशा होता है, मैं थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में और कई बार फर्स्ट राउंड में मैं रिजेक्ट हुई, तो ऐसा ही उस दिन भी हो जाएगा। मैं उतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी इंटरव्यू के लिए, मैं नॉर्मल रेडी हुई जैसे हम हमेशा होते हैं कैबिन क्रू के लिए। ठीक है, मैं कुछ क्लिप्स भी इस वीडियो में ऐड कर दूँगी, कुछ फ़ोटोज़ और जो मुझे लेटर मिला था वो सारी चीज़ें मैं भी इस वीडियो की कहीं ना कहीं मैं ऐड कर और आप रिलेट कर पाओगे वो सारी चीज़ों को देख के एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि मुझे कोई भी आइडिया ऐसा नहीं था। आई नो कि किसी को भी आइडिया नहीं होता कि आज हम सेलेक्ट होने वाले हैं या फिर रिजेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैं वेन्यू पे मैं सबसे पहले पहुँची और मेरा जो उस दिन का टाइमिंग था वो 9:30 मेरा इंटरव्यू स्टार्टिंग टाइमिंग था और मैं वहाँ पे पहुँची 10:30। जो बैच था वो 7th या तो 8th बैच था जिसमें मैं गई थी। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि एचआर जो है वो इंटरव्यू स्टार्ट कर दे रहे थे और ये ऐसा सुनाई में आ रहा था जो लेट में आ रहे हैं अब उनका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, और वो एचआर बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू ले रही थी। तो मुझे ये था कि यार मैंने क्या कर दिया, हमेशा तो मैं टाइम पे पहुंचती हूँ, आज मैं क्यों थोड़ा सा लेट हो गई, कि कहीं मुझे अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बट मैं 10:30 पे थी तो बिल्कुल मुझे अलाउ कर दिया गया था और 9 to 10 कैंडिडेट्स के साथ में मैं इंटरव्यू अपना दे दी गई। छोटी सी आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि नोबडी नोज़ कि वो कब सेलेक्ट हो जाएगा एंड नोबडी नोज़ कि हाउ मेनी टाइम्स दे विल गेट रिजेक्टेड फॉर अ सिंगल रोल। सो द फर्स्ट थिंग कि हमेशा टाइम पर पहुँच सेलेक्ट होते हैं नहीं होते हैं वो अलग की बात है, बट हमें अपना परफेक्ट देना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो 12 o'clock ऐसे कई सारे कैंडिडेट थे जब मैं पहुँची थी, तो मोर देन 100 कैंडिडेट्स ऑलरेडी थे जो कि सेलेक्टेड भी थे फर्स्ट राउंड के लिए, कई के फर्स्ट राउंड के लिए वेट भी कर रहे थे और ऐसे कई सारे कैंडिडेट थे जो कि 12 o'clock पे भी फर्स्ट राउंड के लिए आ रहे थे। मैं तो फिर भी 10:30 रीच कर गई थी वेन्यू पे, बट वहाँ पे जो कैंडिडेट 12 पे आ रहे थे एचआर ने उनको डायरेक्टली मना कर दिया कि ये टाइम ओवर हो चुका है हमारे फर्स्ट राउंड इंटरव्यू का, आप काफ़ी ज़्यादा लेट हो, हमने 11:30 तक इंटरव्यू कंडक्ट कराया है फर्स्ट राउंड का, बट आप 12 पे आ रहे हो। तो वो कैंडिडेट मतलब वो 5 to 6 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि 12 के बाद में या फिर 12 पे आ रहे थे। उन्होंने एचआर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तो एचआर ने ऐसे डायरेक्ट उनको जाने को फिर ना बोल के सिर्फ उनका फर्स्ट राउंड कंडक्ट कराया, वो भी ऐसा पूरा ग्रुप के साथ में नहीं जैसा हमारा कराया गया था, वैसा बिल्कुल नहीं कराया गया। सिर्फ खड़े होके साइड में एचआर ने उनकी सीवी से कुछ क्वेश्चंस पूछे और पूछने के बाद में उन्होंने बस लीव फॉर अ डे कह दिया। तो अब कैंडिडेट वहाँ पे कुछ कह भी नहीं सकते कि मैम नहीं है, मतलब फिर से कंडक्ट कराइए, या फिर कुछ भी रिक्वेस्ट भी नहीं किया क्योंकि वहाँ पे कुछ कैंडिडेट कह भी नहीं सकते थे और रिक्वेस्ट भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि मैम ने तो फर्स्ट राउंड अभी कंडक्ट करा दिया उनका और अभी उनको बोल दिया जाने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है, तो प्लीज़ अगर आपका चांस है कोई दिन सेलेक्ट होने का तो लेट मत हो जाइएगा। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग है।
और फिर जब मेरा जो फर्स्ट राउंड हुआ तो यहाँ पे मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए मैं वो आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम 9 to 10 कैंडिडेट्स थे जो कि एक साथ में बैठे हुए थे। हमारी सबसे पहले CV जो है वो HR को सबमिट हमने कर दी। फिर उसके बाद में 1 by 1 सबसे वो क्वेश्चंस पूछ रही थी, ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस वो पूछ रही थी। जो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट था उनसे थोड़े से अलग क्वेश्चंस पूछे जाते थे उनके एक्सपीरियंस के बारे में। जो एक फ्रेशर कैंडिडेट थे उनसे बहुत ही बेसिकली क्वेश्चन पूछे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा खुद का मोर देन 1 ईयर्स का कस्टमर सर्विस में एक्सपीरियंस रहा है। तो मेरी जो CV थी वो HR के पास ऑलरेडी थी। उन्होंने सारी चीज़ें देखी। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि पल्लवी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने जो अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया था ऑन द स्पॉट मैंने वो सारी चीज़ें शेयर की। अब मैं आपको थोड़ी सी टिप भी देना चाहूँगी दैट यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, मैंने नोट डाउन कर रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर एरिया, ठीक है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सेकंड वाज लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर एरिया। उनके पास मेरी CV पहले से ही थी तो उन्होंने देखा कि मैंने वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस मेंशन किया है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट हूँ। तो उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा कि ठीक है आप जो वर्क करते हो उससे मुझे डिटेल में बताइए और आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा है आप वो बताइए, ठीक है। तो मेरा जो वर्क प्रोसेस है मैंने उसे सबसे पहले उन्हें इन्फॉर्म किया। फिर मेरा जो एक्सपीरियंस उस डिपार्टमेंट के साथ में रहा है मैंने वो चीज़ उनको बताई। एंड देन शी आस्क्ड मी कि ठीक है आपका ये सारा चीज़ है, आप इतना प्रोग्रेस कर रहे हो इस चीज़ में, इतनी चीज़ें सीखी है, सो देन व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, कि आप एक कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हो। फिर इस आंसर में मैंने उनको बताया कि हाँ मेरा सबसे पहले क्यों मैं बनना चाहती हूँ मैंने वो बताया। मैंने एक सिंगल क्वेश्चन में मैंने 2 आंसर को मिक्स करके यहाँ पे बताया था कि मैंने उनको बताया कि व्हाई डू आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, और मैं बताया कि क्या स्किल है जो कि मुझे कैबिन क्रू बनती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होंगे। मैंने अपनी स्ट्रेंथ की बात की एंड व्हाई डू आई एग्जैक्टली वांट टू बी अ कैबिन क्रू। तो मैंने ये दोनों चीज़ को मिक्स करके एक सिंगल क्वेश्चन में उनको प्रेजेंट किया, ठीक है। तो फिर ये 4 to 5 क्वेश्चंस मुझसे पूछने के बाद में फिर HR ने सारे कैंडिडेट से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा कि आप क्यों बनना चाहते हो, बट उनका 2 क्वेश्चन तो सेम था कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, ये सिंगल एक क्वेश्चन था जो कि सबसे रिपीट किया गया, एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फिर उसके बाद में अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तब उससे उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा था, और अगर कोई फ्रेशर है देन फ्रेशर्स के जैसे उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे। टिप्स बताना, जो फर्स्ट राउंड होते हैं उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपको अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट थिंग कि अगर आप एक्सपेक्टिकल यूज़ करते हो तो प्लीज़ आप एक्सपेक्टिकल यूज़ मत करिए। आई नो कि एक्सपेक्टिकल यहाँ पे अलाउ होता है, आप लेंस उसके बाद में यूज़ कर सकते हो, बट अगर बहुत ही ज़्यादा अगर HR को लगता है कि हाँ आपका बहुत ही ज़्यादा पावर वाला आप यूज़ कर रहे हो ऑन द स्पॉट, और आपने बोला भी HR को कि हाँ मैं लेंसेज यूज़ कर लूँगी, बट फिर भी वहाँ पे आपका रिजेक्शन हो जाता है। क्योंकि मेरे जो बगल में एक लड़की थी उसने बहुत ही अच्छे से आंसर उसने भी प्रेजेंट किया था और बहुत ही अच्छे से उसने भी बोला था, बट उसका जो स्पेक्टिकल था उसकी वजह से उसको शायद रिजेक्ट कर दिया गया। आई डू नॉट हैव एग्जैक्टली आंसर कि उन्होंने किस बेस पे, बट उसने यूज़ किया था, उसके ऊपर थोड़ी सी मैम से उसकी बात हुई थी कि हाँ आप ये यूज़ करते हो, सो आर यू कंफर्टेबल विथ लेंसेज और नॉट। उसने बोला था कि हाँ मैं आई एम कंफर्टेबल विद दैट, बट फिर भी उसको रिजेक्ट किया। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थी कि कई सारे कैंडिडेट हैं जो कि मतलब काफ़ी अच्छा वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। हम 9 to 10 कैंडिडेट्स थे, बट हम मेरे ग्रुप में से सिर्फ 3 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए थे, मैं और 2 लड़कियां और सेलेक्ट हुई थी। तो मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी ना, आप ना घर से इतना अच्छा प्रिपेयर करके जाते हो अपने आंसर्स को, अपने आप को, बट जब आप HR के सामने बैठते हो सो वन थिंग यू रियली फॉरगेट कि आप ना स्माइल करना ही भूल जाते हो। आप इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते हो। अगर HR ने पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो आप एकदम रिकॉर्ड है आपके माइंड में और उस टेप रिकॉर्डर को ऑन कर देते हो और वो टेप रिकॉर्डर बस बोलता जाता है। कोई एक्टिविटी नहीं होती है, कोई आपके हैंड मूवमेंट नहीं होते। आप ये नहीं बोलना चाहता कि आप इंटरव्यू में बस आप हैंड को ऐसे करके बैठ जाओ अपने पैरों पे, ठीक है। आप थोड़ी तो हैंड मूवमेंट कर सकते हो, एक रोबोट नहीं हो, ठीक है। एकदम स्ट्रेट करके गर्दन भी नहीं हिलानी है, शोल्डर भी मतलब शोल्डर भी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो रहा है, नॉडिंग भी कुछ नहीं हो रही है, स्माइल भी नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ रोबोट नहीं बनना है। वहाँ पे कई कैंडिडेट थे जिन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिया, लेकिन उनमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो नेचुरल लग रहा है कि
होंगे कुछ मतलब एक टेप रिकॉर्डर है बस वो ऑन कर दिया गया है, ठीक है। कुछ तो प्लीज़ ऐसा परफॉर्म मत करें कि एचआर आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के रिजेक्ट कर दे। मतलब एक इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए वी ऑल नो कि हमें इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ कैबिन क्रू इंटरव्यू, कि हमें इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर क्रैकिंग एंड कैबिन क्रू इंटरव्यू, कि उसको क्रैक। बट अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है और आप कुछ और बोले जा रहे हो तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस इंटरव्यू, ओके गाइज। तो आपको स्माइल भी करते रहना है, आपको आंसर भी बहुत अच्छे से लेना है। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम आंसर को इतना ज़्यादा घर में प्रिपेयर करते हैं कि हम ना मॉड्यूलेशन उसमें भूल जाते हैं, उसमें हम बीच बीच में पॉज लेना भूल जाते हैं, ठीक है। आप एक साथ में ही पूरा भूल जाते हो, मतलब कहीं पे भी पॉज नहीं है, कहीं पे आपका थोड़ा भी वॉइस में इंटोनेशन नहीं है, कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं है, कोई भी रिदम नहीं है, तो ऐसा भी एचआर आपको नहीं सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो हम 3 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने अपना 100% दिया है अपने इंटरव्यू में। आई नो कि हम कुछ ना कुछ चीज़ें तो भूल जाते हैं, बट फिर भी उन कंपैरिजन देन अदर कैंडिडेट्स हमने अच्छा परफॉर्म किया था, तभी हम सेलेक्ट हुए थे। हमारा मॉड्यूलेशन अच्छा था, हमने रेक्टिफिकेशन जैसा आंसर नहीं दिया था जो हम 3 कैंडिडेट से सेलेक्ट हुए थे। एंड हम कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे थे जहाँ पे एचआर कई कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। आप एक मॉड्यूलेशन में बोलिए, एक रिदम में बोलिए, आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा डल नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पॉजेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि टेप रिकॉर्डर की तरह बोलो। बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉडिंग इंपॉर्टेंट करती है, आपके हैंड मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। ये नहीं बोल रही हूँ कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऐसे ऐसे पूरे हो जाए, बस थोड़ा सा ये ना कि अगर आप कोई चीज़ एलोबरेट कर रहे हो, कोई चीज़ बता रहे हो, तो उसमें आपको शो करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे फिर हमें इन्फॉर्म किया गया, तो फिर जब ये सारी चीज़ें हुई, क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद हमारे लोग के नाम लिए गए, हमें बोला कि आप यहीं पे बैठिए और रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट प्लीज़ लीव फॉर अ डे, कि वहाँ पे उनको सबको बोला गया कि आप घर जाइए। फिर सेकंड राउंड के लिए फिर हमें ऑन द स्पॉट हमें एक पेपर दिया जाता है, आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, जो कि BMI राउंड के लिए हमारा था। और फिर यहाँ पे बोला गया कि आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, आप उधर जाके बैठिए, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट वेट कर रहे थे BMI राउंड के लिए, तो हमें अलाउ नहीं किया गया कि अभी हम जाइए, आप थोड़ा वेट करिए, 5 to 10 मिनट बाद आपको नेक्स्ट हमारे जो HR है या फिर इंडिको के जो एम्प्लॉय है वो आपको बुला लेंगे, तब आप अपना BMI चेक कराइएगा, ठीक है। BMI राउंड आप अपना कंप्लीट करिएगा। फिर वहाँ पे एक मैम होती है जो कि हमारा हाइट, वेट, स्कार, आई साइट और रीडिंग सब कुछ चेक करती है, ठीक है। रीडिंग की अगर बात करूँ तो सिर्फ वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं, एक शीट होती है जो कि वॉल पे लगी रहती है, ठीक है। वहाँ पे आपको दोनों आँखों से पहले फिर एक आँख बंद करा के फिर ये वाली आँख बंद करा के आपको पूरा क्लियरली वो पढ़वाया जाता है, ठीक है। कई मतलब 3 से 4 शीट होती है, मतलब शीट मैं नहीं बोलूँगी 3 से 4 होती है जो चेंज नहीं करते हैं, वो बस वहाँ पे लाइन बाय, मतलब फर्स्ट वाली लाइन में आपको काफ़ी बड़े लेटर्स में लिखा रहेगा, फिर उसके बाद उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर सबसे छोटे, फिर एकदम छोटे, ऐसे ऐसे 1 बाय 1 करके लिखा रहेगा, सारे लेटर को आपको रीड आउट करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका वेट वगैरह सब कुछ चेक, हील जो है वो रिमूव करा दी जाती है। स्टॉकिंग्स अगर आपने बहुत ही ज़्यादा थिक पहनी हुई है तब भी रिमूव कराते हैं आपको लेग चेक करने के लिए। इस वजह से मैं हमेशा कैरी करती हूँ बहुत ही थिन वाली स्टॉकिंग्स। सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि आप भी थिन वाली ही वेयर करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है कि कोई एम्प्लॉय है या फिर HR है वो वॉशरूम में आपके आके चेक करे या फिर वो बोले कि आप रिमूव करके आओ, तो आई डोंट लाइक, पर्सनली आई डोंट लाइक दीज ऑल थिंग्स। तो मैं हमेशा थिन वाली ही कैरी करती हूँ। मैंने स्पाइस में भी वही कैरी किया हुआ था और इंडिगो में भी वही कैरी किया हुआ है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे मेरा जो BMI राउंड हुआ, हम काफ़ी कैंडिडेट्स थे जो अलग अलग बैचेस से सेलेक्ट होकर BMI राउंड के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट हमें नहीं कहा कि हम सेलेक्ट हुए सेकंड राउंड के लिए या फिर हमारा वेट हाइट कुछ भी ज़्यादा कम है। उन्होंने बोला ठीक है आप जाके 5 to 10 मिनट वेट करिए वहाँ पे वेटिंग एरिया में, हम आपको रिजल्ट इन्फॉर्म करते। फिर 10 to 15 मिनट बाद वही सेम HR आती है जिन्होंने हमारा BMI राउंड किया था। फिर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे
BMI राउंड भी क्लियर हो गया था, उनके नेम अनाउंस किए गए और बोले कि आप वो वाली लाइन में जाके वेट करिए जहाँ पे थर्ड राउंड के कैंडिडेट वेट करें। BMI राउंड में भी उन्होंने कई कैंडिडेट को रिजेक्ट किया हुआ था, किसी का वेट अंडर वेट था, ओवर वेट था। अंडर वेट की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें अलाउ कर दिया गया था, वो थर्ड राउंड में चले गए थे। बट बहुत ज़्यादा जो ओवर वेट थे, मैं 1 kg 2 kg की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, उन्होंने अलाउ कर दिया था। बट जो 5 kg 6 kg 7 kg ऐसे ऐसे ओवर वेट थे तो उनको ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दिया गया था सेकेंड राउंड में कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट ट्राई करिए, नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए जब आपका वेट लूज हो जाए, ठीक है। तो अगर कोई की बहुत ज़्यादा स्कार है तब उसके बेस पे कई कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया था। हम ऑलमोस्ट 100 to 150 कैंडिडेट्स थे और थर्ड राउंड में जब मैं पहुंची वहाँ पे तो ऑलमोस्ट हमारे 30 to 35 कैंडिडेट्स ही सिर्फ बचे हुए थे, ठीक है। जो हमारा थर्ड राउंड था वो वर्चुअल राउंड था, वहाँ पे कोई HR नहीं थे हमारे सामने, वो एक लैपटॉप रखा हुआ था। अगर आपने भी इंडिगो का इंटरव्यू दिया हुआ है और या फिर आपने थर्ड और फोर्थ राउंड तक रीच किए हुए हैं तो आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का कि वहाँ पे एक लैपटॉप होता है और एक मैम होती है, HR होती है, जो कि हमसे सिंपली क्वेश्चंस पूछती है। ज़्यादा करके इंडिगो में ऐसा ही कराया जाता है कि थर्ड और फोर्थ राउंड में वर्चुअल राउंड ही अभी कंडक्ट कराए जाते हैं। बट पहले क्या होता था कि HR ही रहते थे और मतलब एक दिन में 3 से 4 HR आ जाते थे जो कि चारों राउंड अलग अलग HR लेते थे, ऐसा था, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वर्चुअल राउंड हमारा स्टार्ट हुआ। मैं 3 to 4 वाले बैच पे थी, मतलब कि फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, फिर मैं हमारा टर्न आता है। तो जहाँ पे मैंने HR को देखा नहीं था और मुझे उनका नेम भी नहीं पता था कि कौन सी HR हमारी वर्चुअल राउंड ले रही हैं, तो मैं उसके पहले बहुत ही ओके सी थी और मुझे इतना ज़्यादा लग रहा था कि शायद मैं आज भी थर्ड या फोर्थ में रिजेक्ट हो जाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा करके ऐसा ही हुआ है। मैं इंडिगो को जब देती थी तो थर्ड में या तो फोर्थ में मैं रिजेक्ट हो जाती थी और ऐसा भी हुआ मोस्ट ऑफ द टाइम कि मैं फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो गई थी, ठीक है। तो ऐसा आ रहा था अंदर से कि हाँ मैं ये वाली राउंड में अब रिजेक्ट हो जाऊंगी। मुझे ऐसा लगा कि ये वर्चुअल राउंड हो रहा है तो शायद आज फोर्थ राउंड नहीं कराया जाएगा, ठीक है। बट उन्होंने फोर्थ राउंड भी कंडक्ट कराया था। फिर उसके बाद में मैंने जब HR को देखा कि कौन सी HR हमारा इंटरव्यू कंडक्ट करा रही है, एंड देन आई गॉट नर्वस, क्योंकि मैंने जब इंडिगो का इंटरव्यू दिल्ली में दिया हुआ था, गुड़गांव में, तो वो सेम HR थी जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था ये कहते हुए कि पल्लवी आप इस पर्टिकुलर लोकेशन से हो और तो हम यहाँ पे भी इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, आप यहाँ पे इंटरव्यू क्यों देने के लिए आए हो, सो प्लीज़ गो एंड वेट, कि आप वहाँ पे वेट करो अपनी लोकेलिटी में, हम वहाँ पे इंटरव्यू कराते हैं, आप वहाँ पे अप्लाई करिएगा। मुझे ये कोई भी मतलब जेन्युइन उनका आंसर ही नहीं लगा रिजेक्ट करने का, क्योंकि वहाँ पे कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे, दिल्ली और गुड़गांव में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं स्टिल वहाँ पे है जो कि अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से आके वो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप कितने कैंडिडेट को बोलोगे कि हम यहाँ पे कराते हैं, वहाँ पे कराते हैं, आप वहाँ पे वेट करिए। भाई आप उस पर्टिकुलर लोकेशन में महीने में सिर्फ एक बार इंटरव्यू कंडक्ट कराते हो और दिल्ली में अगर मैं बात करूँ तो 9 to 10 अटेम्प्ट्स हो जाते हैं और मोर देन दैट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी को मैं ये सोची थी कि हाँ ठीक है मैं दिल्ली में जाऊँगी, वहाँ पे ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट उन्होंने कहा कि आप वो जहाँ गए हो वहाँ पे जाओ, तो ये तो मुझे कुछ ज़्यादा लगा नहीं, बट ठीक है। तो मैंने उन्होंने जब देखा तो मुझे थोड़ा सा उनके ऊपर गुस्सा भी आया, यार ये वाली चाल ले रही है, आज तो फिर से मेरा रिजेक्शन पक्का है, ठीक है। बट मैं उन्हें पहचान के, बट आई नो कि वो मुझे कहीं से भी पहचानने वाली नहीं थी, क्योंकि वो लोग कितना ज़्यादा इंटरव्यू लेते हैं। फिर उसके बाद में मैं थी और थर्ड राउंड जब मेरा स्टार्ट हुआ देना, तो हम इस टाइम पे 7 to 8 कैंडिडेट एक साथ में जा रहे थे। हमने ऐसे सर्कल करा के सब बैठे हुए थे और जिसका टर्न आ रहा था वो अपने साइड पे लैपटॉप को टर्न कर ले रहा था, ठीक है, अपने बेस पे अपना सेट कर लेता। और एक चीज़ का प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आप लैपटॉप को सेट करते हो ना तो वो ये नहीं बोलते कि आप सेट मत करो या फिर ऊपर मत करो, नीचे मत करो, तो आप उसको प्रॉपर अच्छे से सेट कर सकते हो, क्योंकि अलग कैंडिडेट ने अपने बेस पे सेट किया। आपका ना फेस अच्छा आना चाहिए, आपका ऑलमोस्ट मतलब शो होना चाहिए, शोल्डर या शोल्डर के थोड़ा सा नीचे तो शो होना ही चाहिए, जिसपे HR को लगे कि हाँ कैसे सिट कर रहे हो, कैसी एक्टिविटी कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ तक दिखे या फिर यहाँ तक दिखे एकदम मतलब ऑकवर्ड सा दिखे, जिसमें HR को समझ में नहीं आए और उस बेस पे आपको कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाए। तो प्लीज़ प्रॉपर आप लैपटॉप को अच्छे से सेट कर सकते हो।
देन आप अपना स्टार्ट कर सकते हो इंटरव्यू देना। ऐसा नहीं है, एचआर भी बहुत ज़्यादा हरी में नहीं होते कि अरे अरे आप ये क्या कर रहे हो, छोड़ो, मैं बस मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आंसर दे दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो आपको प्रॉपर टाइम देते हैं जिस पे आप सेट कर सकते हो। फिर जब मेरा टर्न आया कि मैंने भी अपना लैपटॉप वगैरह सब कुछ सेट किया, और उन्होंने ये क्वेश्चन फर्स्ट वाले राउंड में भी हमसे पूछे गया और सेकंड राउंड में भी कि लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन हमसे पूछा गया। फिर मैंने सेम आंसर थर्ड राउंड में भी रिपीट किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि पल्लवी टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल लाइफ एंड हु इंस्पायर्ड यू ड्यूरिंग योर स्कूल डेज, कि आपको किसने इंस्पायर किया, कौन आपका इंस्पिरेशन रहा है ड्यूरिंग द स्कूल डेज, और आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही है। तो वो मैंने अपना आंसर दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा लाइक व्हाट इज़ योर मेमोरेबल डे। तो ये उन्होंने उस टाइम पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके रखा हुआ था। और अगर आप कैबिन क्रू के लिए प्रिपेयर करते हो तो ये सारे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि ये सारे पे तो आपको बहुत अच्छे से ही प्रिपेयर रहना है, ठीक है। कोई भी एचआर कोई भी टाइम पे पूछ लेता है तो आपको बहुत ही अच्छे से स्माइल के साथ में काम, यार ये तो क्वेश्चन एकदम फैमिलियर है मुझसे, तो इतना अच्छा मैं आंसर दे सकती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि लाइक पल्लवी लाइक टेल मी योर मेमोरेबल डे, तो मैंने वहाँ पे उनको इन्फॉर्म किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, इट वाज माय लास्ट क्वेश्चन, कि लाइक पल्लवी डू यू हैव क्वालिटीज टू बिकम अ कैबिन क्रू, गिव मी 3 रीजंस, कि आपके में 3 मुझे इन्फॉर्म करिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है जो कि आप कैबिन क्रू बन सकते हो, आप कैबिन क्रू की पोजीशन को डिजर्व करते हो। तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। मैंने उनको यहाँ पे क्या क्या बताया कि मेरी क्या है कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है हिंदी और इंग्लिश में, और मेरी जो कम्युनिकेशन है वो ऐसी नहीं है कि मैं कुछ भी बोलूँ सामने वाले को समझ में आए। मेरी एक आर्टिकुलेशन है मेरी लैंग्वेज में, मेरी एक मॉड्यूलेशन है जो कि मैं बोलती हूँ, और मैं बोल दूँ चाहे कम, बट सामने वाले को समझ में वो प्रॉपर आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने 2-3 और उन्हें एग्जाम्पल दिए हुए थे, मैंने रीज़न बताया। तो उन्होंने बोला ठीक है कि ओके, तो आप लोग वेट करिए। फिर हमारे सभी कैंडिडेट के जो हमारे साथ 6 to 7 कैंडिडेट थे मेरे बैच में, तो उनका सभी का इंटरव्यू हुआ। फिर उसके बाद में थर्ड राउंड में एचआर ने बोला कि ठीक है आप जाइए, आपकी जो एचआर है, आपकी जो वहाँ पे जो एचआर है वेन्यू पे, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगी कि आपका रिजल्ट क्या है। फिर हमने 10 to 15 मिनट वेट किया। उसके बाद में एचआर आते हैं जहाँ पे मेरे नाम से सिर्फ 2 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, मतलब कि 2 कैंडिडेट मेरे वाले बैच से सेलेक्ट हुए, एक मैं थी और एक लड़की और सेलेक्ट हुई थी, ठीक है। तो हम बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गए थे क्योंकि उन्होंने फर्स्ट राउंड में 9 to 10 कैंडिडेट से सिर्फ 3 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया था। फिर बीएमआई था तो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और थर्ड राउंड में हम जहाँ पे 6 to 7 कैंडिडेट थे, सिर्फ वहाँ पे 2 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया। और फिर मैंने सोचा शायद लास्ट वाला राउंड हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि उस दिन बहुत ही ज़्यादा जल्दी सब कुछ कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगा कि शायद 4th राउंड कंडक्ट करा जाएगा। मैंने सोचा वाह यार अब तो डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है, मतलब मैं सेलेक्ट हो गई हूँ क्या। तो ऐसा तो मतलब सिर्फ फील हो रहा था, बट यकीन कुछ नहीं हो रहा था उस टाइम पे। फिर 4th राउंड हुआ, तो 4th राउंड वही एचआर ने लिया जिन्होंने मेरा 3rd राउंड लिया हुआ था। तो मैंने कहा यार ये बार बार पीछे क्यों पड़ गई है मेरे, मतलब हो गया एक बार तुमने सेलेक्ट कर दिया, अब कितनी बार देखना है आपको कि अरे ये बताओ वो बताओ, कि देख तो दिया 3rd राउंड में, 1st राउंड में, 2nd राउंड में, अब बस भी करो। तो फिर उनका 4th राउंड फिर से उन्होंने स्टार्ट किया। मैंने कहा भाई अब तो पक्का मेरा टिकट कटने वाला है, अब मैं 4th राउंड से घर जाने वाली हूँ। तो मुझे पूरा यकीन था कि शायद मैं नहीं होंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ, तो कुछ ऐसा होप ही नहीं आ रहा था कि हाँ पल्लवी आज तू सेलेक्ट होने वाली है इंडिगो में। फिर उसके बाद में एचआर ने जो, मतलब मैं सेकेंड बैच में स्टार्ट थी, ठीक है, पहला बैच गया, फिर उसके बाद मैं गई थी। तो वहाँ पे 3 to 4 कैंडिडेट्स ऐसे करके जा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट ही नहीं बचे। 4th राउंड के लिए हम ऑलमोस्ट 10 to 12 कैंडिडेट ही बचे हुए थे, ठीक है, जहाँ पे मॉर्निंग में हम थे लाइक 100 से 150 कैंडिडेट्स थे। लास्ट राउंड तक हम 10 से 12 कैंडिडेट बचते, पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है और सिर्फ ठंडी ठंडी हवा लगती है एसी की, और बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील होता है यार अब क्या होगा अब क्या होगा। फिर 4th राउंड के लिए फर्स्ट बैच गया, फिर उसके बाद हमारा बैच गया जहाँ पे 3 to 4 कैंडिडेट्स थे। तो फिर उसके बाद में एचआर ने यहाँ पे, मैंने देखा यहाँ पे कि एचआर ना आपसे कुछ भी पूछ नहीं रही थी ये वाले राउंड में 4th में। मैं तो बहुत ही खुश हो गई यार, ये तो ऐसे ही सेलेक्ट कर ले रही है। तो आपको जाके बैठना था और एचआर वाज सेइंग लाइक शो मी योर टीथ एंड शो मी योर स्माइल, ठीक है। वो यहाँ पे ना आपसे बोलने से ज़्यादा वो और कुछ आपका नोटिस कर रही है, जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज थी, ठीक है, आपकी नर्वसनेस थी आपके फेस पे, आपकी स्माइल थी, आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो और कितना ज़्यादा आपका पेशेंस है कि हाँ अगर ये लेवल आया तब भी मेरी एनर्जी जो है वो इसी लेवल पे रहने वाली है, जो कि मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि भाई तो 4th करा दो 5th करा दो, मुझे कोई टेंशन नहीं होने वाली है। बट वहीं पे कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस
नर्वस हो जा रहे थे यार 4th राउंड तक पहुँच गई, अब रिजेक्ट नहीं होना है, ठीक है। तो मेरा ये था कि यार तुम करो, रिजेक्ट करो, सेलेक्ट करो, इतनी बार करती हो कि होप ही खत्म हो गई है। तो आप जो करते हो ना सब सही है मेरे लिए। अगर सेलेक्ट करते हो वेल एंड गुड, रिजेक्ट करते हो वेल एंड गुड, ठीक है। तो मतलब कई सारे कैंडिडेट थे यार, कई सारे कैंडिडेट थे जो कि फर्स्ट टाइम 4th राउंड तक पहुंच रहे थे। सो आई कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग कि अगर फर्स्ट टाइम आप 4th राउंड तक पहुंच रहे हो तो आपकी होप कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके अंदर से जो फीलिंग आती है वो कितनी ज़्यादा डरावनी होती है कि यार मतलब अब यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेके जाना है। बट हम जानते हैं ना 4th राउंड के बाद पे भी रिजेक्ट कितने कैंडिडेट को कर दिया जाता है, बेचारे एकदम से होपलेस हो जाते हैं यार कि मतलब इतना अच्छा परफॉर्म किया, अगर आपको वो चीज़ें मेरे अंदर नहीं दिखी तो 4th राउंड तक मैं कैसे पहुँची, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर जब मेरा टर्न आया तो मुझे दिखा कि हाँ अच्छा तो कुछ पूछ नहीं, बट वो उन कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछ ले रहे थे जो कि थोड़े भी नर्वस कर रहे थे। उनकी स्माइल में पता चल जा रहा था कि आप नर्वस हो या फिर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। जब मेरी टर्न आई तो मैं तो एकदम ही चिल थी कि भाई ठीक है अब ये लास्ट राउंड है, या तो हाँ या तो ना, दो ही चीज़ होगा, ठीक है। मेरा दिल तो अब वो इंडिगो तोड़ने वाला है नहीं है क्योंकि उसने बहुत बार तोड़ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने अपनी स्माइल को शो किया, अपने टीथ को शो किया। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट तो जो मेरी बगल वाली कैंडिडेट थी और मेरे से पहले भी कैंडिडेट थे जो कि स्माइल करने में और टीथ को शो करने में काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जा रहे थे, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। तो जो मेरी बगल वाली कैंडिडेट थी वो भी बहुत ज़्यादा मतलब एकदम उसकी पूरी ज़्यादा ना एकदम बॉडी शिवरिंग कर रही थी। तो मैंने कहा यार मतलब काम डाउन रहे, हो जाएगा जो होना होगा, ठीक है। फिर एचआर ने द सेम थिंग नोटिस कर लिया कि उसकी बॉडी एकदम शिवरिंग हो रही है इस टाइम पे। एंड देन एचआर आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन द सेम टाइम कि ओके आप अपनी एरिया के बारे में बताइए। और एरिया के बारे में बताने में वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट की, बहुत ज़्यादा फंबल कर गई। और वहीं पे ऐसे कई सारे कैंडिडेट थे जो कि सेम मिस्टेक किए और उन कैंडिडेट्स को लास्ट में रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। सिर्फ वो चेक कर रहे थे कि आप में कितना ज़्यादा पेशेंस है कि एक लेवल और हम कर देते हैं तब आप कैसा फेस करते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। वो जो कैंडिडेट रिजेक्ट होती है वो फर्स्ट टाइम 4th राउंड तक उसने रीच किया था। तो आई कैन अंडरस्टैंड गाइस कि अगर आप 4th राउंड तक 3rd राउंड तक पहुँचते हो तो हमारे अंदर क्या फीलिंग होती है फर्स्ट टाइम का कि यार नहीं आज तो मुझे सिलेक्शन लेके जाना है इन एनी हाउ, और उसी में हम सब कुछ हम गड़बड़ कर देते हैं अपना, ठीक है। वो कैंडिडेट फिर रिजेक्ट हो गई और हम लास्ट राउंड तक जहाँ पे 10 से 12 कैंडिडेट थे हम एग्जैक्टली हम पूरे बचते हैं सिर्फ 7 कैंडिडेट, ठीक है। जो फिर अनाउंस किया जाता है हमारा नेम। और मैंने तो आपको शॉकिंग बताया ही नहीं कि पहले किसका नेम लेते हैं, कौन से रुकेंगे कौन से जाएंगे, बट बाय द वे छोड़ते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने उन कैंडिडेट्स का नेम लिया जिनको जाना था, जो रिजेक्ट हो गए थे। तो उनका नेम लिया, उसमें से कई कैंडिडेट और रिजेक्ट हुए जिनको हम भी सोच रहे थे कि शायद वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, बट एचआर ने उनको नहीं सेलेक्ट किया क्योंकि उनके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे, तो इसके बेस पे उन्होंने रिजेक्ट किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, हमारे 6 कैंडिडेट जो सेलेक्टेड थे वी वर वेरी हैप्पी कि ओके फाइनली एचआर ने बोल दिया कि लाइक यू ऑल गॉट सेलेक्टेड फॉर द पोजीशन ऑफ कैबिन क्रू। बट उसके पहले ये नहीं बताया कि कौन पीएचडी के लिए सेलेक्ट हुआ है और कौन डायरेक्ट सेलेक्ट हुआ है। फिर जब हम 1 बाय 1 जा रहे थे अपना डॉक्यूमेंटेशन कराने के लिए, जब अपना पूरा आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट और 10+2 ग्रेजुएशन सबकी फ़ोटोकॉपी हम अपनी सबमिट कर रहे थे और 2 से 3 अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी हमने सबमिट की थी। तो उस टाइम पे वो बता रहे थे कि कौन 1 मंथ की पीएचडी के लिए सेलेक्ट हुआ है, कौन 2 मंथ की पीएचडी के लिए सेलेक्ट हुआ है और कौन डायरेक्ट सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पे उन्होंने पूरा मतलब मैं क्या ही यहाँ पे उन्होंने ना मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरा दिमाग का क्या भजिया उन्होंने बना दिया था। पीएचडी में सेलेक्ट कर लिया 2 मंथ के लिए, वो भी ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने लेके भी रखा है कि ये वाला लेटर है, आपको शो हो रहा होगा, मैं स्क्रीन पे भी शो कर दूँगी, ठीक है। तो ये लेटर था, उन्होंने हमें बताया कि ठीक है कि आप 5 कैंडिडेट हो जो कि 2 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट होते हो एंड दिस इज़ ऑनलाइन क्लासेस यू विल गेट, ठीक है। और वहाँ पे 2 कैंडिडेट्स हैं जो कि डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं कि उनको कोई भी पीएचडी 1 मंथ या 2 मंथ की नहीं करनी थी और वो डायरेक्ट इंडिगो की ट्रेनिंग कर सकते हैं। 5 कैंडिडेट ठीक है और खुश भी थे और क्योंकि मैं 4th राउंड में रिजेक्ट तो हुई थी, मैं पहुंची भी थी, बट तभी ऐसा थी कि पीएचडी नहीं मिला था उससे पहले, तो फर्स्ट टाइम की थी पीएचडी क्लास, तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो ठीक है शायद एक उम्मीद है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी पीएचडी के बाद में।
अब मैं इसके आई डू नॉट वांट कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो, ठीक है। मैंने आपको ये शो कर दिया और मेरे पास जो भी चीज़ आए होंगे मेल के थ्रू या फिर मैं मुझे उस टाइम पे जो भी मिला होगा, मैं वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी जिससे आप देख पाओगे एग्जैक्टली, ठीक है। अब मेरी पीएचडी क्लासेस कब से स्टार्ट हुई, कैसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा उस पीएचडी के साथ में, मुझे अमाउंट कुछ पे करना हुआ था पीएचडी क्लास के लिए या फिर मेरे उस टाइम पे फ्री क्लासेस थी, प्रोवाइड की गई थी इंडिगो की साइड से, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, अभी उन्होंने पेड कर दिया है तो आपको पीएचडी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस उसके साथ में कैसा रहा है, कैसे मेंटोर होते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं 2 मंथ में, क्या चीज़ें नहीं बताई जाती है, और कितनी ज़्यादा उम्मीद होती है कि आप फाइनल राउंड के लिए क्लियर कर लोगे अपना इंटरव्यू, कि आप कैबिन क्रू की पोजीशन लास्ट में अचीव कर लोगे पीएचडी क्लासेस के बारे में, कितने ज़्यादा चांस होते हैं, कितना नहीं होता है। और ये पीएचडी का जो इंटरव्यू होता है, हमारा 2 इंटरव्यू होता है, एक मिड इंटरव्यू और लास्ट इंटरव्यू। मिड इंटरव्यू से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है फिर रिजल्ट और सेलेक्ट का, बस लास्ट इंटरव्यू से जो भी होता है, ठीक है। तो हमारा कितना चांस होता है और कितना ज़्यादा हार्ड होता है, जो एक वॉक इन इंटरव्यू होता है उससे हमारा जो पीएचडी का इंटरव्यू होता है तो वो कितना ज़्यादा हार्ड होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक, शेयर, comment, and do not forget to subscribe my channel if you are watching me first time. Bye bye everyone, I will meet you in the next video.